एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 2 के टॉप 50 MCQs। ठीक है, तो हम इसमें MCQs जो है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है वो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, फटाफट से वीडियो पॉज करनी है और आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप पूरे के पूरे जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, वैसे 50 से 3 ज़्यादा हैं तो 53 टोटल क्वेश्चंस हैं, तो आप इनके आंसर लिखोगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, सारे के सारे आंसर लिखते जाना और चीटिंग नहीं करना, क्योंकि मैं क्वेश्चन दिखाने के बाद ही उसके आंसर जो है वो बता दूंगी आपको, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आपने जो भी आंसर लिखा होगा क्वेश्चन को देखकर आप वही रहने देना, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ठीक है, और उसके बाद में अपना आप स्कोर चेक करना कि 53 में से आपने कितने सही करे कितने गलत करे, और उसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर हुआ? इससे आप लोगों की नॉलेज टेस्ट हो जाएगी और देखते हैं किसने कितना अच्छी तरीके से चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी? ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश, ऑप्शन नंबर बी गुलाम वंश, ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश, या ऑप्शन नंबर डी गुप्त वंश। तो सबसे पहले लिख लो अपनी नोटबुक में कि आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। ठीक है, बाकी वीडियो पॉज भी कर सकते हो, मैं आगे बढ़ रही हूँ, आंसर शो कर रही हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? अकबर, बाबर, हुमायूं या औरंगजेब? वीडियो को पॉज करो और आंसर लिखो, देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बाबर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई? भाई शुरुआत की बात पूछी जा रही है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, या तालीकोटा का युद्ध, या प्लासी का युद्ध, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक ने लागू की? इल्तुतमिश, अकबर, बाबर या औरंगजेब? फटाफट से आंसर लिखो। नेक्स्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित थी? मनसबदारी व्यवस्था, एकता व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त? तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी, एकता व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? तो बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? फटाफट से बताओ क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा साम्राज्य लंबे समय तक शक्तिशाली बना रहा? मौर्य साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या कुषाण साम्राज्य? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य, क्योंकि ये जो मौर्य साम्राज्य है ये तो बहुत पहले का साम्राज्य है। ठीक है, एंशिएंट इंडिया में हम इसको पढ़ते हैं, और ये नॉर्थ इंडिया का साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य भी उत्तर भारत का था, और कुषाण साम्राज्य भी उत्तर भारत का ही या उत्तर पश्चिम भारत का एक साम्राज्य था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट हम देखते हैं, अहोम राज्य वर्तमान के किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी असम या ऑप्शन नंबर डी पंजाब? तो बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। हमने मैपिंग के जरिए भी देखा था, है ना, जो हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट है इधर की तरफ, यहाँ पर है असम, और यहीं पर ही फैला हुआ था अहोम राज्य। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना भूल गई कि इसका जो PDF है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो अहोम राज्य को आक्रमणों से बचाने में किस भौगोलिक विशेषता ने सबसे अधिक सहायता की? मरुस्थल, घने वन, नदियाँ और पहाड़ियाँ, खुले मैदान या समुद्र तट? फटाफट से आंसर लिखो इसका और देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, घने वन, नदियाँ और पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अहोम शासकों ने किस प्रकार की युद्ध नीति का प्रभावी उपयोग किया? नौसैनिक युद्ध, खाई युद्ध, छापामार जिसे हम गुरिल्ला युद्ध भी बोलते हैं,
वायु युद्ध। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छापामार या गुरिल्ला युद्ध। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था भाई, ये पूछा जा रहा है। तो तालीकोटा का युद्ध जो है, पहले ऑप्शन देखो, 1498, 1526, 1565 या 1605। जल्दी से लिखो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1565। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं तालीकोटा का युद्ध में किस साम्राज्य की पराजय हुई थी, वो पूछा जा रहा है। मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य या अहोम साम्राज्य। ठीक है, तो इसमें हारा था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था जो तालीकोटा का युद्ध है, सबसे पहले हमने इसकी डेट अभी देखी, 1565 में ये हुआ था। और जो दक्कन सल्तनतें हैं उन्होंने एक गठबंधन बना लिया था और विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो साथ के साथ हम यहाँ से रिवाइज भी करते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? हरिहर या बुक्का या कृष्णदेवराय या रामराय। तो इसका आंसर क्या है, फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखो। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका आंसर देखते हैं अब। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय। हरिहर और बुक्का तो इसके संस्थापक थे, फेमस रूलर नहीं थे। ठीक है, रामराय तो अलग ही हैं। तो कृष्णदेवराय सबसे ज़्यादा फेमस रूलर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है, ये आपको बताना है। 1206 में, 1336 में, 1398 में या 1526 में। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1336 में। अब देखो 1206 में तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, तो ये तो है नहीं। ठीक है, 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था दिल्ली पर और काफ़ी ज़्यादा लूट की थी, ये हमने पढ़ा था। 1526 में तो मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था, है ना, पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये भी हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किस क्षेत्र के महान संरक्षक माने जाते हैं? केवल युद्ध, कला और साहित्य, खनन या समुद्री यात्रा। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है वो लिख लो। तो मैं अब इसका आंसर शो करती हूँ। इसका आंसर है कला और साहित्य, है ना। हमने पढ़ा है कि कृष्णदेवराय ने कई सारे विद्वानों को अपने दरबार में रहने की जगह दी थी, कई सारे मंदिरों को इन्होंने डोनेशंस वगैरह दी थी। तो ये कला और साहित्य के संरक्षक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मध्यकालीन भारत में लंबी दूरी तक सुरक्षित धन लेन देन के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था? क्या ये चेक प्रणाली थी, क्या ये हुंडी प्रणाली थी, क्या ये बैंक ड्राफ्ट था या फिर क्या ये मुद्रा विनिमय था? तो क्या इसका सही आंसर है वो आप बताओ। तो इसका आंसर है हुंडी प्रणाली, जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है हमारे चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत का प्रमुख बंदरगाह नगर था? बंदरगाह नगर मतलब कि जो समुद्र के किनारे लोकेटेड होता है। ठीक है, तो क्या ये आगरा है, क्या ये सूरत है, क्या ये दिल्ली है या फिर ये कन्नौज है? तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है वो आप लिख लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत। बाकायदा मैंने मैप के साथ में आपको जो है सारी की सारी चीज़ें लोकेट करवाई थी। और जो आगरा है वो तो समुद्र के किनारे है ही नहीं, तो बंदरगाह कहाँ से होगा? ना ही दिल्ली समुद्र के किनारे पर है, ठीक है, और ना ही कन्नौज है समुद्र के किनारे, तो सूरत है समुद्र के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? भाई इसकी भी मैंने फोटो दिखाई थी सूर्य मंदिर की आपको, तो याद करो किसने बनवाया था। क्या ये नरसिंहदेव प्रथम थे या कृष्णदेवराय या राजराज चोल प्रथम थे या अकबर थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अरब, फारस और मध्य एशिया से भारत मुख्य रूप से क्या आयात करता था, क्या मंगाता था? क्या ये चावल थे, क्या ये घोड़े, रेशम और धातुएं थी, क्या नमक था ये, क्या गेहूं मंगाते थे भारत के लोग? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, घोड़े, रेशम और धातुएं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, प्रारंभिक सिख धर्म द्वारा प्रचारित प्रमुख मूल्यों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विस्तारवाद, ऑप्शन नंबर बी सेवा या सेवा भाव, ऑप्शन नंबर सी विलासिता, ऑप्शन नंबर डी कठोर कर व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेवा। ठीक है, विस्तारवाद का मतलब होता है जो एम्पायर होता है, साम्राज्य होता है, उसका विस्तार करना,
मतलब कि अलग अलग जगहों से युद्ध करना और वहां पर कब्जा करना। तो साम्राज्य इस तरीके से बड़ा होता है, जिसको हम विस्तार बोलते हैं। विलासिता तो जो है वो लग्जरी में रहना होता है। जैसे कोई अमीर इंसान है, वो एकदम, जैसे किसी के पास में महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनता है, बढ़िया खाना खाता है, वो चीज़ विलासिता होती है। और कठोर कर व्यवस्था की तो बात ही नहीं की थी इन्होंने सेवा की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। अब संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है वो आपको बताना है। गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव जी। ठीक है, ये आपको आंसर देखने से पहले अपनी नोटबुक में लिखना है अपना आंसर, जो भी आपको लग रहा था कि ये सही है। ठीक है, बाद में ये नहीं है कि आंसर देख लिया तो उसको सही कर लिया, वो चीटिंग नहीं चलेगी भाई यहाँ पर। ठीक है, तो पहले लिखते चलो जो भी आपको लग रहे हैं। पूरे के पूरे 53 क्वेश्चन हैं, लिखते चलो और देखेंगे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, गलत हो भी रहे हैं तो, है ना, लेकिन चीटिंग नहीं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक सिख धर्म का प्रमुख मूल्य है। यहाँ पर भी आपको मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्या यह असमानता है, या जाति भेद है, या समानता है, या फिर विलासिता है? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समानता। असमानता तो होगी ही नहीं, सिख धर्म में असमानता की बात ही नहीं की गई है, समानता की बात की गई है। और जाति भेद होता है कि ऊंची जाति नीची जाति समझना, ठीक है, जाति के आधार पर लोगों के साथ में भेदभाव करना, तो वो भी चीज़ नहीं है। विलासिता मैंने अभी आपको बताई ही थी। तो ये तीनों तो है नहीं, ये तीनों कट गए, तो सही आंसर हो गया समानता। बाकी अगर आपको पता है कि सही आंसर क्या है तो डायरेक्टली आप ये भी लगा सकते हो। ठीक है, एलिमिनेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मध्यकालीन भारत में आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार क्या था? थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन डाले हैं। तो इसका आपको आंसर देना है कि कृषि और व्यापार, या केवल युद्ध, या केवल कर वसूली, या केवल उद्योग। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कृषि और व्यापार। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से किस कला को मध्यकालीन शासकों का संरक्षण प्राप्त था? क्या ये चित्रकला थी यानी कि पेंटिंग, क्या ये संगीत था, क्या ये स्थापत्य कला थी यानी कि बिल्डिंग बनाने की कला? तो इसका सही आंसर क्या है, या फिर उपयुक्त सभी? आपको सही आंसर लिखना है और इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों की तीनों ऐसी कलाएं थीं जिनको अलग अलग शासकों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, अगला देखते हैं, अमुक्त माल्यदा किसकी रचना है? भाई किसने लिखी है ये आपको बताना है। क्या ये हरिहर ने लिखी है, या कृष्णदेव राय ने, या बुक्का ने, या राम राय ने? तो इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय। ठीक है, तो ये अमुक्त माल्या जो है कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मध्यकालीन भारत में व्यापार के विकास का एक प्रमुख कारण क्या था? समुद्री और स्थलीय व्यापार मार्गों का विस्तार, कृषि का समाप्त होना, उद्योगों का बंद होना, विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध। इसको तो आप आसानी से आंसर कर दोगे एलिमिनेशन के थ्रू, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि जो समुद्री और स्थलीय व्यापार मार्ग थे उनका विस्तार हुआ था। स्थलीय मतलब कि जो ज़मीन के रास्ते से जो व्यापार हो रहा था उसका विस्तार हुआ था, और समुद्र का तो विस्तार, समुद्री मार्ग का तो विस्तार हुआ ही था। ठीक है, बाकी व्यापार के विकास की बात कही जा रही है, तो कृषि समाप्त हो जाएगी तो विकास कहाँ से होगा? उद्योग बंद हो जाएंगे तो विकास कहाँ से होगा? और विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध हो जाएगा तो विकास कहाँ से होगा, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद था? मतलब भारत जो है वो दूसरे देश को क्या भेजता था, क्या बेचता था? सूती वस्त्र, मसाले, नील, या फिर उपर्युक्त सभी? ठीक है, आपको सही आंसर देना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इंडिया जो है वो सूती वस्त्र, मसाले और नील, इन तीनों को ही निर्यात करता था। ठीक है, मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किस दिल्ली सुल्तान ने किया था? तो भाई किसने किया था ये आपको बताना है। क्या ये इल्तुतमिश ने किया था, क्या ये बलबन ने किया था? ये दिल्ली सुल्तानों के ही नाम हैं। ठीक है, चैप्टर में हमारे में मेंशन नहीं है, लेकिन ये दिल्ली सुल्तानों के नाम हैं। बाकी अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, आपको सही आंसर बताना है किसने मुगल आक्रमणों को रोका था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित करी थी, ये आपको बताना है।
ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी दौलताबाद, ऑप्शन नंबर सी लाहौर या ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दौलताबाद। हमने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दो काम किए थे, एक तो अपनी राजधानी बदली थी, दिल्ली से दौलताबाद लेकर गया था, लेकिन ये फेल हो गई थी, तो वापस से दौलताबाद से फिर वो दिल्ली आ गया था, है ना। और दूसरा नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि उससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा किस धातु से बनाई गई थी। तो दूसरा काम यही था मोहम्मद बिन तुगलक का, सांकेतिक मुद्रा बनवाना। तो ये किस धातु की बनी थी ये आपको बताना है, सोने की, चांदी की, तांबे की या लोहे की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तांबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, रामराय या देवराय द्वितीय। ये तो मैंने अभी पहले ही बता दिया था जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रही थी एक क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी आप इसका सही आंसर लिखो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपको बतानी है, क्या ये मदुरई थी, क्या ये हम्पी थी, क्या ये बीजापुर थी या फिर गोलकुंडा थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है हम्पी, ठीक है, जिसको हम उस समय पर विजयनगर के नाम से जानते थे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया कर किस पर लगाया जाता था ये आपको बताना है। मैंने चैप्टर में कई बार आपको याद करवाया ये। तो क्या ये मुसलमानों पर लगाया जाता था या गैर मुसलमानों पर या व्यापारियों पर या फिर किसानों पर, किस पर लगाया जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गैर मुसलमानों पर, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, महाराणा प्रताप या राणा सांगा या राणा कुंभा या फिर राणा उदय सिंह। किसने करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। और हमने ये भी देखा था कि ये अरावली की पहाड़ियों पर बना था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर बना था, किस पहाड़ी पर बना था। तो अरावली की पहाड़ियों पर, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा। आप ऐसे याद रख सकते हो, कुंभ का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है कुंभलगढ़, वैसे ही कुंभा यहाँ पर है, तो सेम नाम है, राणा कुंभा कुंभलगढ़, है ना। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। फिर है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अकबर और राणा सांगा या हुमायूं और शेरशाह सूरी। करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर और हेमू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाबर ने भारत में किस नई युद्ध तकनीक का प्रभावी उपयोग किया था, हाथी सेना का या बारूद और तोपखाने का या नौसेना का या फिर रथ सेना का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बारूद और तोपखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था ये आपको बताना है। तो क्या ये अलाउद्दीन खिलजी था या सिकंदर लोदी था या इब्राहिम लोदी था या फिर मोहम्मद बिन तुगलक था। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको आप लिख लो अपनी नोटबुक में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी, ठीक है। अगर सुल्तान की जगह आपसे ये पूछा जाए कि वंश कौन सा था, तो कौन सा वंश था, ये लोदी वंश था, ठीक है। ये आपको आंसर कर देना होगा इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया। अब देखो मैंने ना यहाँ पर ये लोकेशन भी डाल दी है क्वेश्चंस में, ताकि एक ही इंफॉर्मेशन पर मुझे बार बार क्वेश्चन ना बनाने पड़े। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंचमहल कहाँ पर बनाया गया है, तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया किसने था। तो बाबर ने, हुमायूं ने या अकबर ने या फिर जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अकबर ने करवाया था, ठीक है। चलते हैं आगे। औरंगजेब ने किस उपाधि को धारण किया था, क्या ये गाजी की उपाधि थी या फिर आलमगीर या फिर जहांपना या फिर शहंशाह। कौन सी उपाधि ली थी औरंगजेब ने, ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में, ठीक है। वैसे सभी कुछ पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा है लेकिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आलमगीर की उपाधि ली थी और अपने राज्याभिषेक के बाद ली थी। तो औरंगजेब गद्दी पर कब बैठा था, 1658 में, और इसकी डेथ कब हुई थी, 1707 में, ठीक है। आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता, यानी कि पूरे विश्व को जीतने वाला। क्लियर हुआ। फिर रानी दुर्गावती के बारे में एक हमने पढ़ा था, तो ये किस राज्य की रानी थी, क्या ये मेवाड़ की रानी थी, क्या ये गढ़ राज्य की रानी थी या मालवा की या फिर कश्मीर की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है गढ़ राज्य, ठीक है। मैंने मैप के साथ भी ये दिखाया था। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था,
इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या ये इब्राहिम लोदी था, या राणा सांगा थे, या फिर हेमू, या फिर शेरशाह सूरी, कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा। इब्राहिम लोदी को तो पानीपत के पहले युद्ध में ही 1526 में ही हरा दिया था बाबर ने। हेमू को तो अकबर ने हराया था, अकबर के समय का है ये। शेरशाह सूरी तो हुमायूं के समय का है ना। इसकी वजह से हुमायूं को भागना पड़ा था भारत छोड़ के। तो राणा सांगा को हराया था बाबर ने खानवा के युद्ध में। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो किन के बीच में हुआ था? अब इसमें भी मैंने दो इन्फॉर्मेशन एक साथ डाल दी हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था, ये याद कर लेना। ठीक है, तो किस किस के बीच में लड़ा गया था वो आपको बताना है। बाबर और इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप और मुगल सेना, अकबर और हेमू, या बाबर और राणा सांगा? कौन सा इसका आंसर सही है उसको लिख लो आप फटाफट से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में ये लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि अरावली के हल्दी घाटी दर्रे में लड़ा गया था। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 43 कि जो पायक प्रणाली थी वो किस राज्य में प्रचलित थी? मेवाड़ में, अहोम राज्य में, दिल्ली सल्तनत में, या फिर विजयनगर साम्राज्य में? इसका सही आंसर क्या है फटाफट से लिखो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहोम राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहोम राज्य की राजधानी क्या है? राजधानी बतानी है आपको। रंगपुर, गढ़गांव, दिल्ली, या फिर आगरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गढ़गांव। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया सरायघाट का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में, ऑप्शन नंबर बी 1576 में, ऑप्शन नंबर सी 1707 में, या ऑप्शन नंबर डी 1671 में? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1671 में। ठीक है, तो ये सरायघाट का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन में ही डाल दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया था। ठीक है, 1671 में लड़ा गया था। और थोड़ा सा ऑप्शंस के थ्रू रिवाइज अगर मैं करवाऊँ तो 1565 में क्या हुआ था? तालीकोटा का बैटल हुआ था, है ना। और 1576 में हल्दी घाटी का बैटल हुआ था। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। तो यहाँ पर भी मैंने दो इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलाकर डाल दी हैं। तो आपको बताना है कि खालसा पंथ किसने स्थापित किया था? गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु तेग बहादुर ने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो इसके अलावा आपसे और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ये तो बन ही गया, ये अलग क्वेश्चन बन गया। फिर कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? क्योंकि ये चैप्टर में मेंशन्ड है, इसीलिए मैंने ये लाइन डाली है। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, वहाँ पर भी यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च राजनीतिक और सैन्य प्रमुख कौन होता था? तो क्या ये वजीर था, या सुल्तान था, या इक्तादार था, या फिर दीवान था? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान। ठीक है, ये बाकायदा लाइन हमने पूरी की पूरी पढ़ी थी कि दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक और सैन्य प्रमुख सुल्तान होता था। सारे के सारे राजनीतिक फैसले, सारी की सारी सेना से रिलेटेड फैसले सुल्तान ही लेता था। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर अकबर के शासनकाल में सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? दीवान, मीर बख्शी, सदर, या खाने सामान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी। ठीक है, सैनिक मामलों को ये देखता था। दीवान जो था वो वित्त वाले विभाग को संभालता था। सदर जो है वो क्या देखता था? ये न्याय से रिलेटेड काम देखता था। और खाने सामान देखता था, शाही घराने से रिलेटेड काम, सार्वजनिक कार्यों को देखता था, व्यापार को, उद्योग को, कृषि को, इन सभी चीज़ों को देखता था। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ये भी मैंने आपको बोला था कि आपको याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लो, बाबर, बदायूनी, अबुल फजल, या फिर फिरिश्ता? तो किसने लिखी है आईने अकबरी? फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखो। सिर्फ ऑप्शन लिखने हैं आपको ऐसे करके, ए या बी या सी या डी। और फिर अगर कोई सही हो जाता है तो उस पर आगे सही का निशान लगा दो, गलत हो जाता है तो आगे गलत का निशान लगा देना। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अकबर का दरबारी इतिहासकारी कौन था, तो वो था ये अबुल फजल ही। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अकबर के वित्त मंत्री पूछे गए हैं, कौन है? टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, या फिर अबुल फजल? तो कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
टोडरमल थे इनके वित्त मंत्री। ठीक है, आगे देखते हैं। मुगलों के समय चांदी और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था, क्रमशः क्या कहा जाता था। क्रमशः जब लग जाता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि पीछे जो दो बातें बोली गई हैं उनसे सीक्वेंस की बात की जा रही है। मतलब जैसे यहाँ पर चांदी मेंशन है तो अब जो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना होगा वो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन होगा चांदी से रिलेटेड। तांबे की जो बात होगी वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर होगी। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है इसका। तो चांदी और तांबे के सिक्कों को क्रमशः क्या कहा जाता था, दाम और रुपया, यानी कि चांदी के सिक्के को दाम और तांबे के सिक्के को रुपया बोलते थे, या टका और दाम, या फिर रुपया और दाम, या फिर मोहर और रुपया। ठीक है, ये मैंने दोनों ही एक ही क्वेश्चन में डाल दिए हैं, वरना आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे, तांबे के सिक्के को क्या बोलते थे, इस तरीके से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुपया और दाम। यानी कि चांदी के सिक्के को हम बोलते थे रुपया और तांबे का जो सिक्का होता था उसको बोलते थे दाम। ठीक है, और ये मुगलों के समय पर थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर खाद्य फसल है। गैर खाद्य का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि जो खाने वाली फसल नहीं होती, जैसे हम चावल वगैरह खाते हैं वो चीज़ नहीं है, गैर खाद्य है। तो इनमें से कौन सी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। गेहूँ, चावल, कपास या फिर जौ, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कपास। यानी कि जो कॉटन होती है वो, कॉटन हम खाते थोड़ी हैं, जौ खाते हैं, तो इसको भी खाया जाता है, गेहूं भी खाया जाता है, चावल भी खाया जाता है। तो ये सारी की सारी खाद्य फसल हैं और ये है गैर खाद्य फसल। क्लियर हुआ। लास्ट हमारा एक क्वेश्चन है 53, मध्यकाल में मंदिरों की एक प्रमुख भूमिका क्या थी। तो मंदिरों में जो है वो शिक्षा दी जाती थी, पूजा पाठ होते थे, लेकिन इसके अलावा मंदिर और क्या करते थे वो आपको बताना है। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होते थे या सैन्य केंद्र होते थे, यानी सेना वगैरह यहाँ पर तैनात करी जाती थी, या प्रशासनिक केंद्र होते थे, मतलब पूरे साम्राज्य का प्रशासन यहीं से चलता था, या फिर न्यायिक केंद्र होते थे, यानी कि ये न्याय देने का काम करते थे। इनकी प्रमुख भूमिका क्या थी ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 53 क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपने जो अपनी नोटबुक में लिखे होंगे जो आंसर्स, सही और गलत के टिक लगाए होंगे, उसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं वो स्कोर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। समझ गए। जैसे किसी के पूरे 53 सही हुए तो 53 आउट ऑफ 53 इस तरीके से लिख सकता है, किसी के 50 ही सही हुए तो इस तरीके से लिख सकता है। ठीक है, अपना अपना स्कोर बताना है आपको, और वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना है। आई होप कि आपको ये MCQs पसंद आए होंगे। बाकी आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस कर सकते हो दोबारा से। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना एंड सीखते रहिए, कीप लर्निंग, बाय बाय।